इंडिया में मैं और मेरी वाइफ मिलके 40 लैक्स कमाते हैं और हम यहाँ पे आना चाहते हैं और मुझे 80,000 का पैकेज मिल रहा है। सो क्या हमें आना चाहिए यहाँ पे? और यहाँ आने के बाद क्या मेरी वाइफ की जॉब लग पाएगी? बिकॉज़ उसके केस में तो जर्मन रिक्वायर्ड है, तो उसको कितना टाइम लगेगा जर्मन सीखने में? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस डेली बहुत सारे चैनल्स या बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं और डीएम्स में भी आते हैं जहाँ पे लोग पूछते हैं ये सारे क्वेश्चंस, जैसे इंडियंस इन जर्मनी फेसबुक पेज पे या फिर मेरे डीएम्स में। एंड मैं नॉर्मली देखती हूँ कि लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं। सो हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू जस्ट जर्मन थिंग्स। माय नेम इज़ नंदिनी एंड आई एम एन इंडियन लिविंग इन जर्मनी। सो आज मैं उन लोगों के लिए एक वीडियो बना रही हूँ जो जर्मनी आना चाहते हैं बट वो थोड़े कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ आना सही डिसीजन है या नहीं। बिकॉज़ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपनी कंट्री में बैठे बैठे नहीं मिलती। उसके लिए आपको बहुत बार ऐसा होता है कि थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है और उसके बेसिस पे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन जो मैंने अभी बोला स्टार्टिंग में कि कितना आपको पैकेज चाहिए कि आप वैसी लाइफस्टाइल या अच्छा लाइफस्टाइल यहाँ पे इंजॉय कर सको। तो इन सब के एक आंसर देना तो पॉसिबल नहीं है। सो आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो जहाँ पे मैं उन सारे फैक्टर्स की बात करूँ कि अगर आप जर्मनी आना चाहते हैं या फिर आपके दिमाग में है कि मैं यहाँ आके एक बेटर लाइफस्टाइल या बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ या बेटर सेविंग्स कर पाऊँ, तो उसके लिए मुझे कितने पैसे चाहिए। सो आई एम गोइंग टू कवर ऑल दीज क्वेश्चंस टुडे इन दिस वीडियो। वॉच टिल द एंड लेट्स मेक इट ईजियर फॉर यू टू डिसाइड कि जर्मनी आना वर्थ इट है आपके लिए या नहीं है। सो गाइस, सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि आप ऑलरेडी इंडिया में जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे आपको कितनी सैलरी मिल रही है। और अगर मैं एवरेज बात करूँ, जैसे मैंने अपने रिलेटिव्स, अपने कज़न्स और उन सबसे बात करी जो इंडिया में हैं, जितनी भी बड़ी सिटीज़ हैं जैसे पुणे, मुंबई, बैंगलोर जहाँ पे सबसे ज़्यादा, गुड़गांव जहाँ पे सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं, तो जो आईटी के लोग हैं आजकल उनको भी बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा है। बट अगर आईटी को साइड में रख दिया जाए और उसके अलावा और भी देखा जाए तो ऐसी बहुत सारे जॉब्स हैं जिसमें जो एक मिडिल रेंज है, मुझे लगता है कि एज अ कपल अगर 40 लैक्स वो अर्न कर रहे हैं, दोनों मिला के एक सिटी में रह रहे हैं, दे आर ऑल्सो हैविंग अ डिसेंट लाइफस्टाइल। बहुत सारे ऐसे मेरे जानने वाले लोग हैं जो मतलब 40-50 लैक्स मैक्सिमम कमा रहे हैं, दो इकट्ठे मिलके। सो बड़ी सिटीज़ में, क्योंकि वहाँ पे भी रेंट बहुत ज़्यादा है तो वो भी खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। सो इसलिए मैं जो आज एक स्टैंडर्ड अमाउंट जो ले रही हूँ वो ले रही हूँ 40 लैक्स एक कपल जो कमा रहा है, जो कि ज़रूरी नहीं है कि आईटी में ही हो या कोई और फाइनेंस में भी हो सकता है या कोई और जॉब में भी हो सकता है, जिसमें नॉर्मल पैकेजेस अगर आप इस एज में हैं तो नॉर्मली 20 लैक्स या ऐसे कुछ है। सो उन लोगों को अगर यहाँ पे आना है तो कितना पैसे उनको चाहिए यहाँ पे आने के लिए। सबसे पहले परचेज़ पावर पैरिटी तो आई एम श्योर आपने सुना होगा। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आप परचेज़ पावर पैरिटी में एक बार डाल के देख लें कि आप इंडिया में कितना अर्न करते हैं और जर्मनी में अगर आपको सेम लाइफस्टाइल में जीना है, मतलब सेम लाइफस्टाइल में रहना है, तो आपको कितना अमाउंट ऑलरेडी चाहिए। इससे आपको एक ये आइडिया हो जाएगा कि ये जो सैलरी आपकी इंडिया में है और ये जो सैलरी आपको जर्मनी में मिल रही है, क्या ये जस्टिफाइड है या नहीं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ परचेज़ पावर पैरिटी के हिसाब से। अगर मान लीजिए कि आप और आपकी वाइफ इकट्ठे या आपका स्पाउस साथ में मिलके अराउंड 40 लैक्स इंडिया में कमाते हैं और आप यहाँ आना चाहते हैं, तो आपको सेम क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल के लिए कम से कम 1,20,000 यूरोज़ कुछ का इकट्ठे मिल के पैकेज चाहिए टू हैव द सेम काइंड ऑफ लाइफस्टाइल। सो परचेज़ पावर पैरिटी के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से, मान लीजिए आप सिंगल है और आप इंडिया में किसी भी बिग सिटी बैंगलोर, मुंबई या पुणे में रहते हैं और आपका पैकेज 25-30 लैक्स है, तो आपको उसके लिए भी ये है कि आपको यहाँ पे आने के बाद एटलीस्ट मतलब 80,000 यूरोज़ तो चाहिए होंगे अगर आप 25-30 लैक्स इंडिया में कमाते हैं। तो क्या ये सैलरीज़ कॉमन हैं जर्मनी में? दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन हियर। वेल, टू बी ऑनेस्ट, अगर आप एक फ्रेशर हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी ने यहाँ पे मास्टर्स पूरी करी और उसके बाद डायरेक्ट जॉब ढूंढी, तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि किसी को अचानक से 80,000 यूरो का पैकेज मिल जाए। बट अगर आप इंडिया से आ रहे हैं, अज्यूम कर रही हूँ कि आपके पास 4 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस एटलीस्ट है, तो येस, इट्स पॉसिबल टू गेट अ सैलरी ऑफ 70,000 80,000। और पर वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कौन सी फील्ड में हैं। जैसे कि आपको पता है कि एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट यूरोप, लेबर शॉर्टेज इन यूरोप दीज डेज। हर कोई कह रहा है जर्मनी में जॉब्स है, नीदरलैंड में जॉब्स है, विच इज़ ट्रू। ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है, बट कुछ प्रोफेशंस हैं जिनमें सबसे ज़्यादा डिमांड है। तो सबसे पहले आपको ये भी चेक करना चाहिए कि जो आपका प्रोफेशन है वो डिमांड में है या नहीं। उसके लिए आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि मेक इट इन जर्मनी की जो वेबसाइट है उस पर आप जाके देखो और देखो कि आपका प्रोफेशन डिमांड में है या नहीं है। सो आप जैसे ही मेक इट इन जर्मनी की
वेबसाइट पे जाके वो जो उस पे गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे प्रोफेशंस इन डिमांड देखेंगे, आपको सबसे पहले प्रोफेशंस जो मिलेंगे वो है आईटी रिलेटेड, इंजीनियरिंग और ये जो टेक्नोलॉजीज रिलेटेड जितने भी प्रोफेशंस हैं, और एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड प्रोफेशंस जो हैं, हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत हैं, फाइनेंस में भी हैं बट वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी आ सकता है थोड़ा सा। सो ये सब प्रोफेशन में डिमांड है एंड ऐसा नहीं है, दे आर ऑल्सो हायरिंग पीपल फ्रॉम नॉन EU कंट्रीज़ विच इज़ ट्रू। नाउ द सेकेंड थिंग इज़ टू गेट एन आइडिया अबाउट सैलरीज़ हियर, कि रियलिटी में यहाँ पे सैलरीज़ हैं कितनी उस प्रोफेशन की। तो उसके लिए बहुत सारे और चैनल्स हैं जैसे कि ग्लासडोर पे आप हमेशा चेक कर सकते हैं कि कितनी सैलरी मिलती है इस प्रोफेशन में, कौन सी कंपनी कितनी देती है, तो वहाँ पे आपको एक थोड़ा आइडिया होता है। और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको सैलरीज़ का आइडिया हो जाएगा। नाउ सिंस एवरीबडी दीज डेज इज़ टॉकिंग अबाउट इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स, कि जर्मनी में इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स हैं तो आना चाहिए और या नहीं, और मुझे जॉब मिल रही है, तो अगर आपकी जो प्रोफाइल है वो इंग्लिश स्पीकिंग है, मतलब इट्स ऑब्वियसली गुड, बट हैविंग सेड दैट आई वुड ऑलवेज से कि जैसे रिसेशन है और बहुत सारे ले ऑफ्स भी हो रहे हैं, ऑल्दो यहाँ पे US या और कंट्रीज से इतना ले ऑफ नहीं हो रहा, पर मैं एवरी सेकंड थर्ड डे देख रही हूँ कि फेसबुक पेजेस पे लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो यहाँ आए, स्पेशली मूव करे, और कोई उन्होंने किसी कंपनी में ऐसे मतलब ज्वाइन किया एंड आने के कुछ टाइम बाद वहाँ पे फायरिंग हुई तो उनको जॉब नहीं मिल रही है या आगे उनका प्रोजेक्ट कंटिन्यू नहीं हो रहा, विच कैन बी रियली डिसअपॉइंटिंग। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि जर्मन सीखिए। जैसे ही जर्मन आपको आती होगी, A2 B1 लेवल अगर आपका होगा तो आपको डेफिनेटली थोड़ा सा एक अपर हैंड मिलेगा और बाकी लोगों से। और अगर आपकी एक जॉब अगर ख़तरे में भी है या आपके पास चांसेस यहाँ के आपको लगता है कि दिक्कत हो रही है, या फिर आप अपनी कंपनी से खुश नहीं हैं, वर्क एनवायरनमेंट से खुश नहीं हैं, एटलीस्ट आपके लिए ईजी होगा जॉब को चेंज करना। बट अगर आप सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग जॉब के भरोसे आए तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। अभी तक मैंने आपको बताया परचेज पावर पैरिटी के बारे में, सैलरी कंपैरिजन के बारे में, और मेक इट इन जर्मनी वेबसाइट के बारे में जहाँ आपको प्रोफेशंस इन डिमांड पता चलेगा, सैलरी का कंपैरिजन हो सकता है उन वेबसाइट्स के बारे में। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि टैक्सेस। हर कोई कहता है कि जर्मनी में टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, सारा पैसा तो गवर्नमेंट ले लेती है, क्या उतनी फैसिलिटीज़ भी मिलती है, या फिर अगर इतने टैक्सेस है तो मेरे इन हैंड सैलरी होगी कितनी। तो इस सब के लिए भी ये भी बहुत जानना इम्पॉर्टेंट है कि आपका घर पे फाइनली पैसा आ कितना रहा है। सो व्हाट इज़ योर नेट सैलरी। सो टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द टैक्स सिस्टम इन जर्मनी, कि यहाँ पे ग्रोस सैलरी और नेट सैलरी का कितना फ़र्क होता है और कितना मतलब आपके हाथ में आता है। सो टू बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 42% जो एक सब बोलते हैं कि 42% टैक्सेस हैं यहाँ पे, वो सबके लिए नहीं है। जर्मनी का टैक्स सिस्टम प्रोग्रेसिव है, विच मीन्स कि जो लोग ज़्यादा कमा रहे हैं ऑफ कोर्स उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और बहुत सारी टैक्स क्लासेस हैं और उसमें सबका अलग अलग अमाउंट कैलकुलेट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि आप किस टैक्स क्लास में आते हैं। इस क्लास डिपेंडिंग ऑन योर स्टेटस, कि आप मैरिड हैं, आप स्टूडेंट हैं, या फिर कोई विडो है, या कोई सेपरेटेड है। सो इन सब स्टेटस के उस पर डिसाइड होता है कि आप कौन से टैक्स क्लास में आते हैं। फॉर एग्जांपल टैक्स क्लास 1 तो उनके लिए होता है जो लोग सिंगल हैं, जो अभी तक मैरिड नहीं है, या फिर वो मैरिड हैं पर उनका जो स्पाउस है वो इंडिया में है। सो इस केस में टैक्स क्लास 1 काउंट होता है। पर उसके बाद टैक्स क्लास 2 है कि अगर आप सिंगल पेरेंट हैं तो उसका टैक्स डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट होगा। टैक्स क्लास 3 होता है उनके लिए जो कि मैरिड हैं और वो दोनों मिलके मतलब कमा रहे हैं, बोथ आर अर्निंग। पर टैक्स क्लास 3 में आप तब फॉल करेंगे जब आपका जो स्पाउस है वो थोड़ा सिग्निफिकेंटली आपसे कम कमा रहा है, तो आपका टैक्स क्लास 3 लेना बेटर रहेगा। और आपकी जो स्पाउस होगी जो थोड़ा कम कमा रही है आपसे, वो टैक्स क्लास 5 में जाएगी या जाएगा। तो एंड टैक्स क्लास 4 बेसिकली उन कपल्स के लिए होता है जो मोरलेस सेम कमा रहे हैं एंड वो चाहते हैं कि उन दोनों की सैलरी में से इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो कटे। सो बेसिकली वो आप डिसाइड कर सकते हैं। सो टैक्स क्लास तो इस तरीके से डिसाइड होता है, लेकिन इसके बाद जो सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, मतलब उसका कुछ परसेंटेज होता है। सो टॉकिंग अबाउट सोशल सिक्योरिटी Sozialversicherung, there are 4 different types of deductions. So let's talk about these deductions now. जो सबसे ज़्यादा जो डिडक्शंस होते हैं वो होते हैं टू टाइप्स ऑफ डिडक्शंस, जिसमें से पहला है हेल्थ इंश्योरेंस जो है Krankenversicherung, जिसको अगर आप प्राइवेट ले रहे हैं तो
ऑफ कोर्स अलग होगा आपका अमाउंट जो डिडक्ट होगा, और पब्लिक ले रहे हैं तो अलग होगा। जर्मनी में मोस्टली लोग पब्लिक ही लेते हैं बिकॉज़ वो एक फ़िक्स्ड अमाउंट रहता है, फ़िक्स परसेंटेज रहता है। पर प्राइवेट में एज़ यू गेट ओल्डर आपका प्रीमियम जो है वो बढ़ता रहता है, और प्राइवेट हर किसी को आसानी से मिलता भी नहीं है, तो उसके लिए भी बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। बट टॉकिंग अबाउट पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस, तो यहाँ पे जो gesetzliche Krankenversicherung जिसको बोलते हैं, वो होता है अराउंड 14.6% जो आपका और आपके एम्प्लॉयर में इक्वली स्प्लिट होगा, जिसका मतलब आपको 7% ऑफ योर सैलरी, ग्रोस सैलरी, योर ब्रूटो गेहाल्ट जिसको बोलते हैं, वो देना होगा। उसके बाद जो एक मेजर डिडक्शन है वो है पेंशन इंश्योरेंस का, जिसको बोलते हैं रेंट एंड versicherung। सो जो रेंट एंड versicherung है, पेंशन इंश्योरेंस इज़ व्हाट इज़ फॉर योर ओल्ड एज, तो उसको वो कटता है अराउंड 18%, विच अगेन गेट्स डिवाइडेड बिटवीन यू एंड योर एम्प्लॉयर इक्वली, तो आपके उसमें से 9% कुछ कटेगा। सो उसके बाद दो और इंश्योरेंसेज आते हैं जिनको बोलते हैं, एक तो Arbeitslosenversicherung जो कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है, और एक है Pflegeversicherung जो कि ये केयर, लॉन्ग टर्म केयर इंश्योरेंस है। इसका डिडक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता है, एक्चुअली 2 to 3% होता है, जो कि अगेन वो डिवाइड होता है इक्वली आपके और आपके एम्प्लॉयर में। सो अगर आप कोई भी एक ऐसी वेबसाइट खोलेंगे जहाँ पे आपकी टैक्स अपना और फाइनल जो आपको इन हैंड सैलरी आ रही है उसको कैलकुलेट करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको इन हैंड एक्चुअली मिलेगी कितनी, और आपके ऑफर लेटर पे जनरली इन हैंड सैलरी नहीं लिखी होगी कभी भी, तो आपको खुद ही वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि नेटो ब्रूटो होती है, या फिर इंग्लिश में भी एक दो हैं, तो उसमें मैं आपको चेक करके बताती हूँ जैसे कि क्या क्या चीज़ें आपको डालनी है जिससे आपको एक आइडिया हो। जैसे कि मैंने ये वेबसाइट खोली है नेटो ऑन ब्रूटो रेशनर, तो इसमें सबसे पहले अगर मेरे पास ऑलरेडी आइडिया है मुझे कि मेरी ग्रोस सैलरी कितनी है, एंड मैं यहाँ पे डाल के देख रही हूँ 70,000, तो इसमें मैं डाल के देखती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं सिंगल अर्नर हूँ तो मैं टैक्स क्लास 1 डालूँगी। अगर मैं मान लीजिए मैं अपने पार्टनर से ज़्यादा अर्न कर रही हूँ तो मैं टैक्स क्लास 3 डालूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक किर्चनस्टॉयर है जो कि चर्च टैक्स है, वो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ अगर आप चर्च के मेंबर नहीं हैं तो वो आपका नहीं कटेगा। उसके बाद gesetzliche Versicherung, पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस ही होता है नॉर्मली लोगों के पास। ये सब डालने के बाद आई विल क्लिक ऑन बेरेशनन। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करती हूँ तो मुझे एक आइडिया पता चल जाता है कि अगर मेरी जो ब्रूटो जो ग्रोस सैलरी है, जिसको ब्रूटो गेहाल्ट बोलते हैं, वो अगर 5800 अराउंड है, तो मेरे पास इन हैंड कुछ सब कुछ कैलकुलेट करके सारे डिडक्शंस के बाद कुछ 3500 यूरो सैलरी आ रही है पर मंथ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू वुड आस्क मी इज़ कि क्या 3500 यूरो पर मंथ एक अच्छी सैलरी है? क्या यहाँ पे खर्चे पूरे हो जाते हैं? उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप कौन सी सिटी में रह रहे हैं। अगर आप छोटी सिटी में रह रहे हैं तो ऑफ कोर्स अकोमोडेशन आपका बहुत ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अकोमोडेशन की प्रॉब्लम इतनी है कि थोड़ा-सा वहाँ पे भी पेशेंस चाहिए होता है। पर अगर आप किसी भी बड़ी सिटी में रह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जितनी भी जॉब्स हैं वो ज़्यादातर बड़ी सिटीज़ में ज़्यादा हैं, बर्लिन, म्यूनिक, फ्रैंकफर्ट, हैम्बर्ग, स्टुटगार्ट। ये सारी सिटीज़ में अगर आप रह रहे हैं, तो अगर आप सिंगल रह रहे हैं तो फिर भी शायद आपको एक स्टूडियो अपार्टमेंट मिल जाए 800 यूरोज़ कुछ का। लेकिन अगर आप अपने एक फैमिली साथ रह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर कमिंग हियर विद अ स्पाउस, तो आप एक नॉर्मल 2 BHK भी देखेंगे तो 1500 यूरोज़ तो आपके उसमें जाएंगे ही जाएंगे। उसके बाद बहुत सारे और खर्चे हैं, जैसे कि आपकी मंथली ग्रोसरीज़ हो गई। इन्फ्लेशन के बाद ग्रोसरीज़ के प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, तो आई वुड से कि एज़ अ कपल आपको आराम से 300-400 यूरोज़ चले जाते हैं अगर आप लेते हैं कुछ भी। एंड उसके बाद बहुत सारी और यूटिलिटीज़ हैं, बहुत सारी जो नेबन कॉस्टन हैं, जैसे कि हीटिंग हो गई या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो गई, तो सब मिला के वो 1500 का 2500 बनने में टाइम नहीं लगेगा। अब आप ये देखिए कि आपके पास एट द एंड इन हैंड सैलरी या जो सेविंग्स है वो आ कितनी रही है। तो अगर 3500 से मैं सब कुछ काट वाट के 2500 खर्चा हटा दूँ, तो आपके पास 1000 यूरोज़ कुछ अराउंड बच रहे हैं। नाउ द चॉइस इज़ योर्स कि आप यहाँ पे 1000 यूरोज़ बचाने के लिए आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। अगर आप सिंगल है तो मे बी आपको लगेगा कि हाँ ये तो बहुत सही है, पर अगर आप कपल के साथ आ रहे हैं और आप दोनों जॉब कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा होगा कि दोनों 70-80,000 कमा रहे हैं, तो 1,50,000 एक घर में आना विच इज़ लाइक गुड, नॉट नो प्रॉब्लम एट ऑल।
बट मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स क्या होता है कि एक सिनेरियो होता है जिसमें एक बंदे को जॉब मिल चुकी है, दूसरा बंदे की जो जॉब है उसमें या तो जर्मन की रिक्वायरमेंट है या फिर कुछ ऐसा है कि और अपस्किल करने की ज़रूरत है, उसके बाद ही जॉब मिलेगी। तो थोड़ा-सा गैप आ जाता है, दूसरा बंदा मे बी स्पाउस अर्न नहीं कर रहा होता, सिंगल सैलरी पे वो चल रहे होते हैं। तो वो सब चीज़ें भी आपको कंसिडर करनी पड़ेगी कि दोनों की जॉब लग रही है आपकी अच्छी या एक की लग रही है या फिर आप सिंगल आ रहे हैं, तो ये तो क्वेश्चन ही ख़त्म हो जाता है फिर। बट टू बी ऑनेस्ट मैंने रिसेंटली फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे पोस्ट देखे जिसमें लोग ये भी लिख रहे हैं कि यहाँ पे आने के बाद मुझे 1 लाख मिल रहे हैं, सो इज़ इट वर्थ इट। तो अगर आपको इतना ज़्यादा जंप मिल रहा है तो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, क्योंकि अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ देखें, थोड़ा सा बेटर सेविंग्स देखें, यूएस जैसी कंट्रीज़ जैसी सेविंग तो यहाँ पे मुझे लगता है पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल थोड़ा सा डिफरेंस तो है। बट हर किसी को यहाँ पे 1 लाख का पैकेज तो नहीं मिलता। और जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैं, अगर आईटी हटा दी जाए या फिर आईटी में भी ऐसा नहीं है कि हर कोई इतना कमा रहा है, पर मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल हैं जो बाकी फील्ड्स में हैं वो 60,000 70,000 इतना अर्न कर रहे होंगे। एंड रही बात वर्क लाइफ बैलेंस की, येस ऑफ कोर्स इट्स मच बेटर। आप यहाँ पे थोड़ा कॉर्पोरेट स्लेव की तरह फील नहीं करते, क्योंकि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी टाइमिंग में भी। और अगर आपकी टीम में आपके सपोर्टिव कलीग्स हैं जो मोस्टली होते हैं, तो उसमें आपके लिए अच्छा है कि आप अपने टाइमिंग्स थोड़ा फ्लेक्सिबल भी रख सकते हैं। जैसे इफ़ यू आर कमिंग हियर विद अ किड, तो वो भी होता है कि उसका कीटा का टाइम है, उसका स्कूल का टाइम है, तो आप लॉग आउट करके उसे लेने जा सकते हैं, तो कोई कुछ जज नहीं करेगा आपको। बट एक जर्मन का जो बैरियर है वो यहाँ रहता है। अगर आपको जर्मन नहीं आती तो कहीं ना कहीं आउटसाइडर वाली फीलिंग आती है। तो मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि जर्मन सीख के आनी चाहिए। इट वुड ऑलवेज़ बी बेटर कि आपको थोड़ी बहुत जर्मन आए। और जर्मनी में इंडियन कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। जैसे मैं फ्रैंकफर्ट में रहती हूँ और यहाँ पे इतने सारे इवेंट्स होते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि आप बाहर जाते हो तो आपको लगता है कि मिनी इंडिया है। जैसे छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं और सारे आए हुए होते हैं, और सारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो भी बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं। अगर आप किसी बड़ी सिटी में रहते हैं तो ये एडवांटेज तो है, तो ऐसा फील नहीं होता कि हम अपनी कंट्री से बहुत दूर हैं। सो विच इज़ अ गुड पॉइंट। तो वो चीज़ तो आपको यहाँ फील नहीं होगी अगर आप सोशल रहेंगे तो। उसके बाद अगर आप यहाँ पे अपने किड के साथ मूव कर रहे हैं तो एक ये पॉइंट भी रहेगा कि इंटरनेशनल स्कूल की जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा रहती है। और अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे को जर्मन स्कूल में भेजना, तो अगर बच्चा छोटा है तो ऑफ कोर्स द किड कैन लर्न जर्मन एंड कैन गो टू पब्लिक स्कूल्स, तो जो कि फ्री हैं, तो उसमें आपको कुछ भी पे नहीं करना। और यस बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पब्लिक स्कूल्स ही जाते हैं। द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ ऑल्सो गुड। सो गाइज़ दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप इस वीडियो ने थोड़ा सा आपके लिए इजी किया होगा ये डिसीजन लेना कि क्या जर्मनी आना आपके लिए वर्थ इट है या नहीं। बिकॉज सबकी सिचुएशन डिफरेंट होती है, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में डिफरेंट होती है। क्या पता आपके पास इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा अच्छी हो, क्या पता आपको जर्मनी में ही बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद प्लीज़ मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आई है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड इफ़ यू वांट मोर सच वीडियोज़ जहाँ पे मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और फैक्ट से बताऊँ कि किसी एक टॉपिक के बारे में बात करूँ, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। Auf Wiedersehen, tschüss und Namaste.